हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5.5 स्केलिंग अप एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, सो फिर से मैं बता दूं कि आज आपका जो चैप्टर चलने वाला है 5.5, ओके, स्केलिंग अप एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो वो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। ओके, सो पहले ये चैप्टर में एक बड़ा सा एक क्वेश्चन आता है, ओके, कि भाई ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। ओके, सो भाई देखिए, आज के टाइम में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस स्टेटिक नहीं है। ओके, हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं, मार्केट चेंजेस होता है, कंपटीशन भी बढ़ता है। सो अगर बिजनेस सिर्फ सर्वाइव करना चाहता है तो भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट लेकिन अगर वो एफिशिएंटली ग्रो करे, ओके, और फिर उस ग्रोथ को स्टेबल रखे, तभी वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। सो ये चैप्टर में मेनली हमको दो चीज के बारे में हमको सीखना है। ओके, फर्स्ट है आपका स्केलिंग अप। ओके, जस्ट वेट यार, बहुत दिक्कत दे रहा है। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो पहली चीज हमको देखना है स्केलिंग अप। ओके, और दूसरी देखना है हमको स्टेबलाइजेशन। ओके, सो स्केलिंग अप का मतलब क्या होता है कि भाई यानी बिजनेस को एक्सपांड कैसे करें बिना एफिशिएंसी लॉस किए। ओके, कोई लॉस किए बिना हमको क्या करना है, बिजनेस को स्केल करना है। इट्स कॉल्ड द स्केलिंग अप। एंड स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि स्टेबलाइजेशन यानी ग्रोथ को सस्टेनेबल और बैलेंस कैसे रखें। ओके, फिर से बताता हूँ कि ग्रोथ को सस्टेनेबल और बैलेंस कैसे रखें, इट्स कॉल्ड द स्टेबलाइजेशन। ओके, और स्केलिंग अप क्या होता है कि बिजनेस लॉस किए बिना हमको क्या करना है, एक्सपांड करना है हमारी बिजनेस को। तो इट्स कॉल्ड स्केलिंग अप। ओके, और मेन चीज कि भाई ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ में भी हर जगह यूज होते हैं। एग्जांपल सपोज करो कि भाई अगर आप फ्यूचर में अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो तो स्केलिंग आपको बताएगा कि भाई ग्रो कैसे करना है, और स्टेबलाइजेशन आपको बताएगा कि भाई ये उस ग्रोथ को कैसे आपको स्टेडी बनाना है। ओके, लाइक एक स्टेबल करके उसको रखना है, उसी ग्रोथ पे आपको कंटिन्यूस प्रोसेस करते रहना है। सो ये दोनों हम चीजें, पूरी सारी चीजें इसमें सीखेंगे। और यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे आ चुका है, वुका वुका वुका। ओके, सो वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स एंड द एम्बिगियस। ओके, सो इनका फिर से एक बार मैं मतलब बता देता हूँ। हम बाद में इसके बारे में बाद में फिर चर्चा मैं नहीं करने वाला, इसके बारे में नहीं बताने वाला। ये एक बार फिर से मैं यहाँ पे बुका बता दे रहा हूँ। पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने बात की है बुका के बारे में। ओके, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि बुका क्या होता है। सो बुका में वॉलेटाइल। ओके, सो उसका मतलब क्या होता है, भाई सब कुछ फास्ट चेंज हो रहा है। ओके, जो बिजनेस में सारी चीज कुछ भी जो हो रहा है वो फास्ट चेंज हो रहा है, तो वॉलेटाइल। फिर अनसर्टेन, अनसर्टेन यानी फ्यूचर क्लियर नहीं है। ओके, सो अनसर्टेन है, कुछ भी क्या क्या आ सकता है, सिचुएशन जो आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर जाए। लाइक जब कोविड आया था वो अनसर्टेन था। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि भी प्रॉब्लम जो होती है, प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस यानी कि भाई क्लियर आंसर नहीं मिलता है आपको, कंफ्यूजन में होता है। ओके, सो यू का ये है। सो वोका वर्ल्ड में क्या है कि भाई सिर्फ बिजनेस सर्वाइव करता है, बल्कि जो स्केल भी है करता है और स्टेबल भी रहे, और इसीलिए हम उस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ओके, सो वोका मेन चीज इसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में हमको सिर्फ स्केल के लिए नहीं, बट हम स्टेबल भी रहे, तो उसके लिए हमको वोका चीज हमको पढ़नी रहती है। ओके, इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में पढ़ सकते हो गूगल में जाके। चलो, अब बिना टाइम गवाए हम डायरेक्ट अपना जो कंटेंट है वो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि इस चैप्टर 5.5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलिंग अप एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस में। ठीक है, so चलते हैं। The business world has changed dramatically over the past few years, and we now live in a connected society where the change can be fast-paced, constant, and unpredictable. For many organizations, scaling the represent a viable way to meet the demand and succeed in this new condition. Scaling of the business is the required to make its stabilization and realization resilience in the VUCA. ओके, स्टैंड्स फॉर द, ये सारी चीजें बताइए। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, तो भाई बोलना चाह रहे हैं कि भाई आज के बिजनेस वर्ल्ड पहले से बहुत ज्यादा फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। लाइक हर चीज में आपका क्या हो गया, रैपिडली चेंजेस हो रहा है। ऐसे में अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पुराने तरीके से भी काम करेगी तो वो पीछे रह जाएगी। ओके, सो स्केलिंग ही एक ऐसा टूल है कि जो जिससे कंपनीज को हेल्प करता है कि भाई नए डिमांड के साथ एडजस्ट करने में और सक्सेसफुली ग्रो करने में वो हेल्पफुल होता है। कौन चीज, तो स्केलिंग। और स्केलिंग के साथ साथ आपको बिजनेस को स्टेबलाइजेशन भी जरूरी है, ताकि बुक वर्ल्ड में रेजिलियंट बन सके। ओके, सपोज करो कि भाई ओला एंड उबर काफी क्विकली एक्सपेंड हुए। ओके, और उन्होंने अपना मॉडल जो मॉडल है आईटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया। सो इससे वो बुक्का जो वर्ल्ड में एडेप्ट कर पाए हैं। ओके, बुक्का यानी जो ये चीज है कि वॉलेटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस, तो वो चीज को उन लोगों ने एडेप्ट कर लिया अपने बिजनेस में। ठीक है, चलो, तो ये आपको पता चल चुका है। सो आगे बढ़ते हैं हम 5.5.1 स्केलिंग ऑफ द बिजनेस। आई नो आपको पता लाइक लगता होगा कि भाई यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट क्यों नहीं दिए गए, तो कोई इश्यू नहीं है। मैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो वो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, और सारी चीजें हम कवर तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो फिर उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। तो स्केलिंग अप इन बिजनेस मीन्स एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक्सपेंड करना है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी, उसको ही बोलते हैं स्केलिंग अप इन बिजनेस। अ फर्म दैट द स्केल्स वेल कैन प्रिजर्व इट एफिशिएंसी डिस्पाइट द वर्किंग डिमांड्स ग्रोइंग। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई
स्केलिंग का सिंपल मतलब तो आपको बता दिया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करना है, बट उसमें दूसरी चीज क्या बताया कि भाई एक्सपेंशन ऐसा हो कि भाई एफिशिएंसी लॉस ना हो। ओके, अगर डिमांड बढ़े तो भी बिजनेस उतना ही स्मूथली चलना चाहिए। लाइक सपोज करो कि भाई इन्फोसिस जब नए क्लाइंट से लेते गए और फिर भी अपनी सर्विस क्वालिटी मेंटेन रखी, तो दैट इज द स्केलिंग। सो आपको मेन चीज है कि आपका बिजनेस तो बढ़ाना है, बट आपकी जो क्वालिटी भी है उसको भी आपको बढ़ाते जाना है, उसको लो में आपको नहीं रखना है। ठीक है, इट इज द बिजनेस स्ट्रेटेजी टू कंफर्म द ग्रोथ एंड द रिविजन रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर बाय एग्जीक्यूटिंग न्यू प्रोसेस फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपका स्केलिंग जो है वो एक स्ट्रेटजी है जो नए प्रोसेस लाती है ताकि ग्रोथ हो और ऑपरेशन इफेक्टिवली बने, चाहे आपका स्ट्रक्चर पुराना हो या नया। अगर प्रोसेस एफिशिएंट है तो बिजनेस स्मूथली आपका चलने वाला है। ओके, लाइक सपोज करो कि भाई अमेजोन ने वेयरहाउस जो था, अमेजोन के पास वेयरहाउस में एआई और रोबोट्स यूज करना स्टार्ट किया। ओके, तो जिससे उनकी डिलीवरी और फास्ट हो गई। ओके, सो ये चीज आपको भी ऑपरेशन में आपको इफेक्टिवली फास्ट बनाती है। ओके, when the people talk about the growing a business, what they actually mean is scaling it. Growth is the class as a having high turnover, whereas scaling is means widening profit margin। यानी क्या बोल रहा है कि लोग जब कहते हैं कि भाई अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो असल में वो स्केलिंग की बात करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या, उसको क्या होता है कि भाई सिर्फ ज्यादा सेल्स, बट लेकिन स्केलिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना। ओके, क्लियर। सो मेन चीज अभी आपको बताना है कि भाई ग्रोथ का मतलब क्या था कि भाई सिर्फ सेल्स से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हो, बट स्केलिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि भाई आप प्रॉफिट मार्जिन जो आपका है उसको आपको बढ़ाना है। ओके, so if you are overhead increase at the same rate as your growth, so you will only ever make same profit. The challenge is scaling to increase the growth at much higher rate than your cost, and so deliver ever increasing profit margin. Achieving this what turns a startup into the thriving company। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई स्केलिंग का जो चैलेंज है ये है कि भाई ग्रोथ रेट कॉस्ट से ज्यादा हो, तभी प्रॉफिट मार्जिन आपका जो बढ़ता हुआ है और स्टार्टअप का एक सक्सेसफुल कंपनी भी आपका बन जाता है। ओके, सपोज करो कि भाई फ्लिपकार्ट इनिशियली एक स्टार्टअप था। ओके, और लेकिन उन्होंने अपने वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सिस्टम को ऑटोमेटिक किया। रिजल्ट क्या है उसमें कि भाई रेवेन्यू आपका जो है वो फास्ट ग्रो हुआ, कॉस्ट कंपेरेटिवली कम हुआ। ओके, और वो एक बड़ी कंपनी बन गई। ओके, सो ये चीज भी आपको एक देखना चाहिए। You will need to find the approach to sex scaling that the shoot for your best. Okay, since this will depend on the nature of your business, your resources and then other circumstances, here are some common scaling strategies। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई स्केलिंग हर बिजनेस के लिए अलग होती है, एक ही फॉर्मूला सब पर अप्लाई नहीं कर सकते आप। ये डिपेंडेंट करता है कि भाई बिजनेस के टाइप और रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। अभी सपोज करो कि भाई रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट तो उसको स्केलिंग करना है तो वो नए आउटलेट खोलकर करेगी, या जबकि एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्केलिंग करेगी तो वो कैसे करेगी कि भाई क्लाउड सर्वर्स या तो फिर न्यू डेवलपर्स हायर करके या तो फिर अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस करके। ओके, तो वैसे करेगी। सो इंडस्ट्री वाइज आपका क्या होता है कि भाई आपका जो स्केलिंग है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। दूसरी की स्ट्रेटेजी अब दूसरी कंपनी के इंडस्ट्री में कैटेगरी में आप लाइक अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अभी आपको बताया कि भाई सम कॉमन स्केलिंग स्ट्रेटजी आपको दी गई है। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन सी है। पहली है स्ट्रीमलाइनिंग, ऑटोमेशन, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, टेकिंग ऑन द राइट स्टाफ, ओपन न्यू ब्रांच एंड क्रिएट अ फ्रेंचाइजीज। यानी फर्स्ट मैं देखो अंदर की चीजें मैं बहुत नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट बात की मैं बता दूंगा। ओके, सो मेन चीज क्या है, फर्स्ट में स्ट्रीमलाइनिंग। ओके, सो उसमें क्या होता है कि भाई सपोज करो, डायरेक्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता जाऊंगा तो ताकि आपको बहुत इजीली जल्दी से पता चल जाए। सो उसमें क्या होता है स्ट्रीमलाइनिंग में, सपोज करो कि भाई आपकी गारमेंट फैक्ट्री है। ओके, गारमेंट फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट इंट्रोड्यूस करें जिससे आपका प्रोडक्शन डबल हो जा रहा है। ओके, सो स्ट्रीमलाइनिंग में क्या होता है कि फाइंडिंग द वेज टू मेक द सेम प्रोडक्ट इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम सो यू कैन प्रोड्यूस मोर विथ लेस एफर्ट। यानी आपको ऐसे वेज आपको फाइंड करना है कि जिससे आप सेम प्रोडक्ट बहुत जल्दी से और लाइक जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे भी आप जल्दी और कम समय में आप उसको बना सकते हो। ओके, और लेस एफर्ट में आप बना सकते हो। ओके, सो मेन चीज है कि स्केलिंग आप तब कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली है कि जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो कॉम्पिटिटर से तो आपकी मार्केट में ज्यादातर प्रोडक्ट बेची जाएगी। सेकंड होता है आपका ऑटोमेशन। ओके, सो मेकिंग योर द प्रोसेस मोर एफिशिएंट विथ न्यू और अपडेटेड सिस्टम एंड टूल्स। सो ऑटोमेशन में आपको ज्यादातर फोकस करना है। लाइक मैंने अभी पहले एक आपको एग्जांपल दिया, अमेजोन। अमेजोन ने क्या किया कि भाई आपका ना जो वेयर हाउस है तो उसमें रोबोट और या मशीनरी का उपयोग यूज उसने ज्यादा कर दिया। ओके, तो वो लोग क्या कर पाए कि भाई फास्ट कर दिया, उनके जो डिलीवरी सिस्टम है उसको फास्ट करवा दिया। ओके, सो मैनुअल वर्क से ज्यादा आपका ऑटोमेशन पे फोकस रहेगा कि मशीन के थ्रू जल्दी से हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो वो उस पे आपको फोकस करना चाहिए कि ऑटोमेशन आप कैसे कर पाओगे अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में। ओके, लाइक सपोज करो कि दूसरा एग्जांपल में टेली ईआरपी सॉफ्टवेयर आ गया तो अकाउंटिंग वो मैनुअल से ऑटोमेटिक बना देता है। ओके, सो आपका वहाँ पे लाइक जो एफर्ट है, बहुत सारी चीजें खुद से मैन्युअली लिखने की जगह से आप अभी सारी चीजें लाइक सॉफ्टवेयर में लिख से पाओगे। ओके, फिर लाइक मैन्युअली आपको वो सारी बुक्स आपको मेंटेन करने की जगह आपको लाइक एक सॉफ्टवेयर में आपकी सारी चीजें मेंटेन हो पाएगी। सो ऑटोमेशन भी जरूरी है। फिर होता है कि रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, फिर क्या है रिड्यूशन
प्रोडक्शन कॉस्ट। सो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी सपोज करो एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि भाई चिप्स कंपनी है, चिप्स कंपनी डायरेक्टली फार्मर से पोटैटो खरीदे इंस्टेड ऑफ द होलसेलर। ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आप फार्मर से डायरेक्ट खरीद लोगे तो आपका जो कॉस्ट भी है वो भी कम आ सकता है। देखो यहाँ पे है कि भाई अल्टरिंग एलिमेंट्स इन योर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ओके, टू मेक योर प्रोडक्ट इजियर टू मेक एंड डिलीवर, एग्जांपल यूजिंग द लार्जर सप्लाई। ओके, फिर टेकिंग ऑन द राइट स्टाफ, आपको अपनी कंपनी में अपनी राइट स्टाफ, अपनी राइट पोजीशन के लिए राइट स्टाफ की जरूरत रहेगी। ओके, ऐसा ना हो कि भाई आपको एचआर चाहिए और आप कोई फाइनेंस का आदमी को एचआर में बिठा दो। ओके, सो मेन चीज है कि भाई आपको टेकिंग ऑन राइट स्टाफ आपको चाहिए रहेगा। सपोज करो कि भाई एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जोमेटो ने डेटा साइंटिस्ट हायर किया बट अपने एआई एल्गोरिदम इंप्रूव करने के लिए। ओके, सो ये सारी चीज आपको चाहिए कि भाई ऑब्वियसली है कि भाई एआई एल्गोरिदम आपको इंप्रूव करना है तो आपको डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर आप कोई फाइनेंस का आदमी को लेकर नहीं बिठा पाओगे। सो राइट स्टाफ आपको लेना पड़ेगा। फिर open a new branches. So running the additional branches can increase your profit by more than your overheads, provided that you can achieve the synergies. Like example, sharing same supply chains. यानी क्या बोल रहा है कि भाई सिंपल चीज मैं बताऊं कि भाई डोमिनोज ने ब्रांचेस एक्सपेंड की और एक ही सप्लाई चेन मेंटेन कर रखी। ओके, तो इट्स कॉल्ड द ओपन न्यू ब्रांचेस। तो उससे आपको आपका स्केलिंग से स्ट्रेटजी हो सकता है, क्योंकि आई नो आपको सब पता है कि डोमिनोज की ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारी उसकी ब्रांचेस हैं। ओके, सो उसके प्रॉफिट भी उतना बढ़ जाएगा। Create a franchises. Sell licenses to use your brand and business model to others for an additional revenue stream. Okay, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, फ्रेंचाइज भी अपनी खोल सकते हो। ओके, अपना जो लाइसेंस है वो भी आप बेच सकते हो, लाइक उसको दे सकते हो कोई भी अदर पर्सन को अदर सिटीज में। तो आपका जो लाइक मेन चीज क्या है कि आपका ब्रांड है वो बहुत सारी जगह पे जाएगा तो पहचान बनेगी वो। उससे मेन चीज मुझे मैंने जब तक मैंने सीखा है, सो कोई भी बिजनेस आपको करना है ना, कोई भी बिजनेस करना है और उसमें सक्सेस करना है तो आपको दो चीजें मेंटेन करनी होती है। दो चीज आपके पास है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। पहली चीज, आपके पास पैसा होना चाहिए। ओके, या तो फिर आपके पास रीच होनी चाहिए। ओके, रीच यानी फॉलोवर्स वाली रीच, आपको लोग पहचानते हो। ओके, तब आप कोई भी बिजनेस करोगे ना वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। या तो फिर पैसा होना चाहिए या तो फिर रीच होनी चाहिए। ओके, सो ये दोनों में से कोई भी है आपके पास तो आप इजीली लाइक बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये आपका हुआ कॉमन स्केलिंग स्ट्रेटजीज। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन ऑटोमेशन, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, टेकिंग ऑन हायर राइट स्टाफ, ओपन न्यू ब्रांचेस एंड क्रिएट द फ्रेंचाइजीज। ओके, अभी हम चलते हैं 5.5.2 स्टेबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सके कि भाई 7 मार्क्स में आपको कि भाई आपको स्केलिंग स्ट्रेटजी आपको बतानी है तो ये आप चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ बिजनेस में क्या चीज है। सो भाई स्टेबलाइजेशन जो है, स्टेबलाइजेशन जो है वो कैन रेफर करता है कि भाई करेक्टिंग द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द बिजनेस साइकिल, थस इनहेंसिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई बिजनेस अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बट लेकिन स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि भाई फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके आपको एक स्टेडी ग्रोथ मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज करो कि भाई सीमेंट कंपनीज अपने रिजर्व फंड यूज करती है। ओके, फॉर मॉनसून सीजन में, ताकि भाई सेल्स के गिरने का इम्पैक्ट उसको कम हो। ओके, सो ये चीज है कि भाई आपको मेन चीज क्या करना पड़ता है कि आपके जो भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसको आपको कंट्रोल करके एक ग्रोथ को मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड द स्टेबलाइजेशन। ओके, in this case, the term generally refer to demand the management by monetary and fiscal policy to reduce the normal fluctuation in output. Sometimes they're referred to as a keeping the economic on an even keel. Okay, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई ये कि भाई स्टेबलाइजेशन का एक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट भी है कि भाई जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी डिमांड को कंट्रोल करती है। ओके, लाइक आरबीआई इंटरेस्ट रेट, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो वैसी चीज पे भी आपको देखना चाहिए कि भाई कौन आपकी मेन चीज है कि भाई स्टेबलाइजेशन के लिए कौन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जो है वो आपका डिमांड को भी कंट्रोल करती रहती है। ओके, सो ये भी आपको समझना चाहिए। द नीड फॉर द बिजनेस, द नीड फॉर द बिजनेस, देखो वो ये जो चीज था ना, तो रिड्यूस नॉर्मल फ्लक्चुएशन आउटपुट एंड सम रेफर टू एज कीपिंग द इकोनॉमिक ऑन इवन किल। यानी कि इवन किल का मतलब है कि भाई बैलेंस मेंटेन करना। ये इवन किल का मतलब क्या है कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, बैलेंस मेंटेन करना। ओके, अगर सिर्फ ग्रोथ हो और स्टेबिलिटी ना हो तो भी तो बिजनेस या तो फिर इकोनॉमिक कोलैप्स कर सकती है। लाइक बोट अगर एक तरफ ज्यादा झुक जाए तो गिर जाती है, वैसे ही आपका एक बिजनेस बिना स्टेबलाइजेशन के टिक नहीं पाता है। सेम चीज वहां पे भी आपका लागू करता है। ओके, सो वो भी आपको देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई स्टेबलाइजेशन will arise as a result of the sum of from form of the crisis, and if you are the running a business and you find yourself in unfortunate position, chances are you are experience personal stress with this unfamiliar situation. You may also find it difficult to make the decision and probably feel considerable demotivated. Our role is to provide the
reassurance and the renewed motivation by the bringing clear and the impartial view to the situation, offering the sound advice as well as the cost effective and the practical solution as to the way forward. So ये जो चीज है स्टेबलाइजेशन व्हील्स अराइज से जो हमने देखा, ओके, सो इसमें आपको सिर्फ इतना चीज बता रहा है कि भाई जो स्टेबलाइजेशन की जरूरत है वो तब सबसे ज्यादा पड़ती है कि भाई जब कोई क्राइसिस आ जाता है, ओके, लाइक आपका सेल्स गिर जाता है या तो फिर आपका कैश कैश फ्लो जो है वो टाइट हो गया है, ओके, या तो फिर आपका मार्केट बदल गया, ओके, कोई अनसर्टेनिटी चीज बन गई, या तो फिर ऐसे टाइम पर ओनर पर पर्सनल स्ट्रेस होता है, सो डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन होती है और मोटिवेशन भी आपका डाउन हो जाता है। सो इस वक्त आपको किसी भी इम्पार्शियली, लाइक आपको बिना बायस करके, ओके, इम्पार्शियली जो यहाँ पे बात हुई थी, इम्पार्शियल यानी बायस होके, ओके, बिना बायस, ओके, सो बिना बायस को आपको एक एक्सपर्ट मेंटर या तो फिर कंसल्टेंट क्या आप की रोल होती है जो पे वो सिचुएशन को क्लियर नजर से देखकर आपको कॉन्फिडेंस देता है और सही सलाह भी आपको, लाइक एडवाइस भी आपको देता है और प्रैक्टिकली या तो फिर प्लस प्रैक्टिकल प्लस लो कॉस्ट आपको स्टेप्स बताता है कि भाई जिससे आप फिर से सही रास्ते पर आ सकते हो, ओके। लाइक सपोज करो कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई सपोज करो कि भाई कैफे है, ओके, और कैफे को पेंडेमिक के बाद कस्टमर्स कम मिल रहे हैं, तो ओनर स्ट्रेस पे था और कंसल्टेंट ने इम्पार्शियली रिव्यू करके कॉस्ट कट, ओके, कॉस्ट कट में यानी रेंट रीनेगोशिएशन या तो फिर मेनू ऑप्टिमाइजेशन, जोमेटो स्विगो फोकस और लॉयल्टी कार्ड लॉन्च करवाया, ओके, सो ये सारी स्ट्रेटेजी एडवाइस आपको की गई एक ऑनर को, ओके, किसने की, एक कंसल्टेंट को इन्होंने हायर किया होगा, उसने उनको ओनर को ये सारी सजेशन दिया, ओके, सो उसको ये सारी चीजें करवाए तो उससे आपका जो लॉकस हुआ, आपका प्रैक्टिकली स्टेप्स हुआ एंड और बिजनेस आपका स्टेबलाइज भी हो गया है, ओके, सो ये सारे की पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने की भाई ऐसी सिचुएशन में आपको कंसल्टेंट की जरूरत रहती है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं 5.5.3 ग्रोथ एंड स्केलिंग, ओके, सो ग्रोथ एंड स्केलिंग का सारी चीजें देखते जाते हैं और समझते जाते हैं क्या चीज बोल रहा है ग्रोथ एंड स्केलिंग। सो building a successful organization, it's about a more than increasing sales and revenue. Okay, building a successful organization is about much more than increasing sales and revenue. Let's begin with the most common distinction between the two terms, concern growth and scaling. So in general, we think growth is the growth in a linear terms, like company adds a new resources, capital, people, technology, and revenue increase as a result. यानी कोई सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना सिर्फ सेल्स या तो फिर रेवेन्यू बढ़ाने से नहीं होता, पहले ग्रोथ को समझो, ओके। ये एक लीनियर होती है, लाइक जैसे जैसे आप रिसोर्स बढ़ाते हो वैसे ही आपका रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, ओके। तो रिसोर्सेज आप बढ़ाते हो, लाइक इसमें पैसा, कैपिटल, पीपल, टेक्नोलॉजी आप बढ़ाते हो तो आपका प्रोपोर्शनेटली आपका रेवेन्यू भी उतना इंक्रीज होता है, ओके। अभी सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका 10 वर्कर से 1 करोड़ कमाती है और आपने क्या किया, अभी अभी 10 और वर्कर ऐड कर दिया, अभी वो कितना कमा रहा है, फिर 2 करोड़ कमा रहा है, सो इट्स कॉल्ड द लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ यानी एक सेम डायरेक्शन में आपका ग्रोथ होता है, कुछ चीजें ऐड करने से आपका रेवेन्यू बढ़ जा रहा है, सो आपके रिसोर्सेज ऐड होने से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जा रहा है, इट्स कॉल्ड द लीनियर ग्रोथ, ओके। सो बाय द कॉन्ट्रास्ट, scaling is the when revenue increase without the substantial increase in the resources. Scaling a startup means increasing the revenue quickly by the investing minimal significant resources. यानी कि भाई स्केलिंग का अभी मतलब क्या है कि भाई स्केलिंग का मतलब है कि भाई रेवेन्यू, लाइक रेवेन्यू तेज बढ़ने पर आपके जो रिसोर्स थोड़ा ही बढ़ता है, ओके। बट स्टार्टअप्स के लिए गोल होता है कि भाई कम रिसोर्स यूज करके ही जल्दी रेवेन्यू बढ़ाना। अभी सपोज करो कि व्हाट्सएप ने छोटी टीम के साथ ही करोड़ यूजर्स हैंडल किया, ओके, सो हाई रेवेन्यू हुआ, हाई इम्पैक्ट, लो रिसोर्सेज है यहाँ पे, ओके। सो ग्रोथ में क्या था, आप जैसे रिसोर्स डालोगे उतना ही आपको प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू मिलेगा, बट स्केलिंग में क्या है, स्केलिंग में ऐसा है कि आपके रिसोर्सेज कम है बट रेवेन्यू आपका ज्यादा है। While the scaling the business, the rate of increasing the revenue will be the exponential and the resources like time, money, and employees for the scaling are kept minimum. When the scaling business, organization also needs the right strategy team, and the processes in the place to support the new customer product and the services. Okay. So पहली चीज हम क्या क्या देखेंगे भाई, by scaling the business rate of increase in revenue will be exponential and the resources like time, money and employees for the scaling are kept minimum। यानी इतना में क्या बोल रहा है कि भाई स्केलिंग में आपका जो रेवेन्यू एक्सपोनेंशियल जो होता है, ओके, वो एक लाइक एक पेज से बढ़ता है, पेज से यानी एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट ग्रोथ में आपका बढ़ रहा है, ओके। तो उसमें टाइम, पैसा, एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा लोड वो मिनिमम हो जाता है, ओके, उसमें रखा मिनिमम रखा जाता है। लाइक सपोज करो कि भाई एक आपका एस एस लाइक सास कंपनी है, ओके, सो एक ही प्रोडक्ट को 1000 क्लाइंट्स को बेचती है, सो सर्वर्स थोड़ा बड़े बट रेवेन्यू आपका कितना है, मल्टीपल फोल्ड होता जाता है, ओके। फिर क्या बात बोला कि भाई व्हेन द स्केलिंग बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नीड्स राइट स्ट्रेटजी टीम प्रोसेस इन प्लेस टू सपोर्ट द न्यू कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ काम
जो फिर सिर्फ कम रिसोर्सेज से काम नहीं चलेगा आपका, आपको राइट स्ट्रेटजी चाहिए रहेगी, स्ट्रांग आपकी टीम चाहिए रहेगी और द रॉबस्ट प्रोसेस चाहिए रहेगा ताकि नए कस्टमर्स प्रोडक्ट सर्विस आपका हैंडल हो सके। ओके, लाइक स्विगी ने लाइव ट्रैकिंग, रूटिंग, पार्टनर ऑनबोर्डिंग, ये प्रोसेस सारी सेट किया और उस पे उन लोगों ने स्विगी ने स्केल भी कर लिया। ओके, सो ये चीज भी आपको देखना है। सो ग्रोथ एंड स्केलिंग के बारे में ये सारी चीजें चल रही है। सो while any business leaders dreams of the becoming overnight success, so successful scaling involves executing long-term sustainable strategy. No matter the size of your business, understanding the what it means to scale and identifying the actionable steps you can take to do so are both key to reaching your goals. The terms growth and scale are often used interchangeably. While the two are related, they have the distinct difference. यानी क्या बोल रहा है, इट मीन सिंपल चीज मैं बता दे रहा हूँ ये चीज का कि भाई ओवरनाइट सक्सेस सबका सपना होता है, बट पर रियल स्केलिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ऑब्वियसली उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड छोटा या बड़ा बिजनेस हो, सबको स्केल का मतलब समझकर एक्शनेबल स्टेप आपको डिसाइड करना ही होता है। ग्रोथ और स्केल अक्सर सेम लाइक बोल देते हैं हम लोग कि भाई ये सेम है, बट उसमें डिफरेंस है जो हमने ऊपर 2-3 पॉइंट में देखा कि भाई ग्रोथ एंड स्केल क्या चीज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रेफर्स करता है कि भाई इंक्रीजिंग रेवेन्यू एट द सेम रेट at the rate that the business adds a resource such as new team members, technology and capital, and name to name a few. On other hand, scaling yani organization identified ways to grow more efficiently, resulting revenue growth at a substantially greater than the rather than increasing in resource and expansion. यानी क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ कैसे बताया जाता है, तो भी इसमें आपका क्या होता है कि आपने कुछ ऐड किया रिसोर्सेज। ओके, तो उसके बेसिस पे आपने ऐड करने, आपने जब भी ऐड किया तब आपका जो रेवेन्यू भी है वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो गया, सो इट्स कॉल्ड द ग्रोथ। बट उसके अपोजिट में बात करें कि भाई आपका स्केलिंग, स्केलिंग क्या है कि भाई आपने रिसोर्सेज को बढ़ाया नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो उसको ही रखा है, बट उस वो रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है वो आपका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। ओके, सो मेन चीज फिर से बता देता हूँ कि ग्रोथ क्या होता है कि भाई रेवेन्यू उतनी ही रेट से बढ़ती है जितने आपका रिसोर्सेज बढ़ता है। ओके, बट स्केलिंग में क्या होता है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा रेट से बढ़ जाता है बट आपका रिसोर्स और एक्सपेंस वो थोड़ा सा बढ़ता है। ओके, सो ये दोनों का मतलब है। ओके, अभी मैं एक दोनों का बता देता हूँ कि भाई सपोज करो कि आपका ऑफलाइन सेंटर है, उसमें 5 टीचर थे पहले। ओके, अभी आपने क्या किया भाई कि आपने 10 टीचर कर दिए, सो रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, सो मेन चीज क्या है आपका भी इसमें, ये ग्रोथ है आपका। ओके, बट अभी सपोज करो कि भाई आपका एक रिकॉर्डेड ऐप है, उसमें 5 टीचर के साथ आपने रिकॉर्डेड ऐप लॉन्च किया था। ओके, 5 स्टूडेंट्स को आपने रखा। ओके, और उसमें रेवेन्यू आपका 10x था, तो इट्स कॉल्ड द स्केलिंग। ओके, यहाँ पे आपने कोई टीचर को बढ़ाया नहीं है, आपने क्या किया कि आपके जो रिकॉर्डेड ऐप है उसको लॉन्च किया, उसको आपके 5-10 स्टूडेंट को दे दिया। सो यहाँ पे आपका रेवेन्यू क्या हो गया, 10x हो गया। सो ऑफलाइन सेंटर एंड रिकॉर्डेड ऐप दोनों का मैंने आपको बताया कि जहां पर आपका ग्रोथ एंड स्केलिंग का आपको डिफरेंस इजीली पता चल सके। क्लियर, चलो। 5.5.4 7 स्ट्रेटजीज है फॉर द स्केलिंग ऑफ बिजनेस। कैसे 7 स्ट्रेटजीज है कि आपका स्केलिंग कर सकते हो बिजनेस में। ओके, बस 1 मिनट में पानी थोड़ा पी लेता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, बट इसके अंदर के जो सारे पॉइंट है वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं नहीं शुरू करने वाला। डायरेक्ट मैं स्ट्रेटजी फॉर बेटर सेल्स लिखा है तो उसके अंदर क्या चीज दी गई होगी सुबह मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। ओके, क्योंकि एक एक लाइन से पढ़ने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपका वीडियो भी बहुत लंबा बढ़ जाएगा। ओके, और ये पहले बता रहा हूँ, एक फास्ट ट्रैक टाइप जैसा मैंने सोचा था कि एक बैच होना चाहिए कि जहाँ पे आप लास्ट डे रिवीजन के लिए भी आप फोकस उस पर कर सके कि कोई टॉपिक आपको नहीं पता चल रहा तो आप 1.5 1.7.5 के आपकी स्पीड पे देख के आप ये वो सारी चीजें आप रिकॉल कर सकते हो। ओके, जिस टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। ओके, सो उस हिसाब से ही मुझे सारी चीजें पढ़ानी पड़ेगी, सारी चीजें मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ा सकता। ओके, बट ठीक है, अब मुझे तो लग रहा है कि इन डेप्थ जैसा ही जा रहा है, बट फिर भी ठीक है, चलो आपको जितना कंटेंट मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, इफेक्टिवली मिल रहा है। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि 7 स्ट्रेटेजी की हम बात करने वाले। सो इफ यू वांट टू टेक योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप एंड अल्टीमेटली सक्सेस बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू न्यूट्रल neuter your startup's growth. Of course, the rapid growth is the great tool too. But if your business grows too fast and you might not be able to handle increasing demand, so which might also lead to your business failing. Here are the 7 strategies are considered. यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो भी स्टार्टअप्स को स्केल अप बनाने के लिए आपको ग्रोथ को एक न्यूट्रल करना आना चाहिए। बहुत फास्ट ग्रोथ या तो डेंजरस हो सकता है। ओके, सिस्टम आपको रेडी ना हुए
तो आपको डिमांड हैंडल नहीं होगी और बिजनेस फेल भी हो सकता है। सो इसलिए 7 स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। ओके, सो एक-एक बिजनेस का जो स्ट्रैटेजीज़ है, स्केलिंग द बिजनेस की स्ट्रैटेजी है, वो देखते जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या है? थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अब। ओके, तो फ ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर बेटर सेल्स। ओके, स्ट्रैटेजी फॉर बेटर सेल्स में क्या होता है? ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, इंक्रीजिंग सेल्स टू टॉप प्रायोरिटी वगैरह-वगैरह, एडिशनल रिसोर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ बोला गया है इसमें। ओके, सो मेन चीज़ क्या होता है कि भाई आपको स्केल करना है, तो आपको सेल्स बढ़ाना सबसे पहली प्रायोरिटी होता है। ओके, मेन चीज़ क्या है, आपको स्केल करना है तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। आप किसी को भी पूछोगे कि भाई मुझे स्केल करना है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई काम कर, तेरा टर्नओवर बढ़ा दे, सेल्स से ज़्यादा कर। ओके, बट इसके लिए आपके 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला है कि भाई नए कस्टमर्स को लाना, और दूसरा होता है कि भाई एक्जिस्टिंग एक्जिस्टिंग जो कस्टमर है, उसको एवरेज रेवेन्यू बढ़ाना, लाइक उसको अपसेल या तो फिर क्रॉस सेल उसको करवाना। लाइक दोनों यूज़फुल है, पर करंट कस्टमर्स को डिपेंड करना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लाइक नए कस्टमर्स को लाने में 6 टू 7 एक्स महँगा पड़ता है, बट इसीलिए सेल्स बढ़ाओ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करो और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ जो है वो उसको मिनिमम रखो। सो ये होता है आपका एक स्केलिंग माइंडसेट। ओके, लाइक सपोज़ करो कि भई अमेज़न प्राइम है, सो उन्होंने क्या किया, भई एक्जिस्टिंग बायर को ही प्राइम देकर उन्होंने ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ओके, सो सेम कस्टमर्स बेस से ही ज़्यादा रेवेन्यू उनको मिल गया और लो एक्विजिशन कॉस्ट हुआ है और उनका हाई एआरपीयू हो चुका है। ओके, सो एआरपीयू यानी उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ चुका है। सो आपको भी यही सेम चीज़ अपनानी है अपने बिज़नेस में भी, कि आपके नए कस्टमर्स के लाने की जगह आपके जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है, तो वो रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए, तो वैसे आपका फोकस रहना चाहिए। क्लियर? फिर यहाँ पे बोला गया है कि भाई सम स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द सेल्स इंक्लूड। ओके, क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि जो आपका सेल्स में इंक्रीज करवा सकता है? सो पहली चीज बोला है कि जोन इन ऑन द टारगेट मार्केट, अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर, एड्रेस कस्टमर फीडबैक, बिल्ड करना है अपनी टीम को फॉर द स्किल्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लाके, डेवलप करना है मार्केटिंग प्लान, मैनेज करना है आपको लीड्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप विद सीआरएम सॉफ्टवेयर से, रिफाइन योर मैसेज। ओके, सो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। चलो, फर्स्ट हमने देख लिया स्ट्रेटजी फॉर बेटर सेल्स। जस्ट 1 मिनट। ओके, सेकंड चीज क्या है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जस्ट ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट हमने देखा कि हमको सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा, सेकंड देख रहे हैं कि इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। ओके, सो इसमें क्या चीज बोल रहे हैं? सो वो देखते हैं कि भाई ये अंदर की चीज आपको ही पढ़ना है, फिर से बता दे रहा हूँ। ये इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि भाई टेक्नोलॉजी आज के जमाने का एक क्या होता है कि भाई सबसे बड़ा टूल है। अगर आप राइट टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपके बहुत सारे मैनुअल जो टास्क होते हैं वो ऑटोमेट हो सकते हैं। मतलब कि भाई जो काम आपके एम्प्लॉयज मैन्युअली कर रहे थे, अब वो आप सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा। ओके, और बहुत सारी जगह पे तो आपके टेक्नोलॉजी को यूज करना ही बेहतर होता है। लाइक सपोज करो कि अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो आप मैन्युअली आप नहीं कर रहे हो, अब सॉफ्टवेयर बहुत सारे मार्केट में है, तो उसको आप यूज करके अपना जो काम है वो मैन्युअल से आप ऑटोमेटिक में कर सकते हो। ओके, फिर इसका फायदा क्या होता है? मेन चीज होता है कि भाई इसका फायदा क्या होता है वो सब देखते हैं। ओके, सो भाई मेन चीज है कि भाई टू स्केल योर बिजनेस कंसिडर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी टू हेल्प द ऑटोमेट टास्क एंड प्रोसेस सच एज। तो इसके फायदे में क्या आपको मिलेगा? तो भाई एक बार टीम मेंबर ऑनबोर्डिंग होंगे। ओके, यानी क्या बोला है कि भाई टीम मेंबर ऑनबोर्डिंग यानी क्या होता है कि भाई पहले नए एम्प्लॉयज को हायर करना, उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, ट्रेनिंग देना, सब मैनुअल होता था। बट आज के सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होता है कि ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई है, जैसे जोहो पीपल या तो बैम्बू एचआर। ओके, तो ये सारी चीजें आपका लाइक मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम बोले। ओके, फिर अकाउंटिंग एंड पेरोल आपका इजी हो गया। ओके, जो मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, टैली, ज़ोहो बुक्स, क्विक बुक्स। ओके, क्विक बुक्स तो बाहर के, फिर ऑडो, ये सारे बहुत सारे ऐसे आ गए। फिर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आप इजीली कर पा रहे हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, लाइक आपके कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज है, फीडबैक्स है, सेल्स है। ओके, सो ये सारी चीज को आप ट्रैक भी करते हो, उसके सॉल्यूशन भी ला सकते हो। ओके, आप सीआरएम के बेसिस पे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आसान हो चुका है। ओके, तो इसके लिए आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, लाइक जीरा। देखा है कभी? मैंने ये देखा है, जीरा करके एक है, जीरा। फिर एक दूसरा है आपका ट्रेलो। ट्रेलो। ओके, फिर एक है असना के अशना, ऐसा कुछ नाम है, ऐसा कुछ नाम है। सो ये सारे आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। ओके, जिसमें आपके प्रोजेक्ट ट्रैक कर सकते हो। ओके, सो ये सारे चीज आपके ये सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। ओके, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग यानी एक होता है आपका वो गूगल का गूगल कैलेंडर। यस, गूगल कैलेंडर एक है आपका। ओके, फिर दूसरा एक है आपका
करीबन वो कैलेंडली करके ऐसे कुछ है ना। ओके, ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए, कैलेंडली। ओके, सो ये कैलेंडली तो मैंने पर्सनली भी मैंने देखा हुआ है एक कंपनी में। सो कैलेंडली तो पता है मुझे, और ये गूगल कैलेंडर तो सबको ही पता है कि अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी अभी इतनी सारी हो चुकी है कि भाई आपको वर्क आपका बहुत ईजी हो सकता है। ओके, सो इसमें आपकी सारी चीजें फायदे हो सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, एक्सपांड योर टीम अकॉर्डिंग टू योर मार्केट्स नीड। ओके, सो मेन चीज इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि भाई मेन चीज अभी बात करेंगे कि भाई एक्सपांड योर टीम अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स नीड। यानी भाई इसमें बात करते हैं कि भाई टीम एक्सपांशन की, लाइक जब आप बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो तो भाई आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई आपके गोल्स के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है और आपकी एग्जिस्टिंग टीम में कौन सी स्किल की कमी है। ओके, सो ये दो चीज आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी चीज रिक्वायर्ड है और आपकी एग्जिस्टिंग टीम में कौन सी स्किल की कमी है। सो ये दो चीज आपको आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा। स्किल्स दो तरह की भी हो सकती है, लाइक हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। सो हार्ड स्किल में क्या क्या आ सकता है, लाइक जैसे कोडिंग आ गया, बिजनेस एनालिटिक्स, आपका एसईओ आ गया। ओके, फिर आपका ग्राफिक डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये सारे मेजरेबल और टेक्निकल होते हैं। बट सॉफ्ट स्किल में क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप हैंडल कर सकते हो, फिर कस्टमर सर्विस, टाइम मैनेजमेंट। सो ये सभी आपके पर्सनालिटी और एडेप्टेबिलिटी दिखाता है। सो वो सारी चीज आपकी हो जाती है सॉफ्ट स्किल। सो एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई लीडरशिप स्किल, क्योंकि लीडर ही टीम को डायरेक्शन देता है। सो लीडरशिप स्किल का एग्जांपल है कि भाई आपका ये जो सारे हैं। ओके, सो ये लीडरशिप स्किल के ही एग्जांपल है। सो कौन कौन सी, एक्टिव लिसनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशंस बिल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डेलीगेशन। अभी ये जो चीज है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपने एक बुक देखी होगी कि नहीं, ब्रायन ट्रेसी की। ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है। ओके, वो पढ़ना भाई, बहुत अच्छी बुक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो ये ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, तो वो एक देखना, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने रिज्यूम में तो लिख देते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, लाइक स्किल में। बट मुझे वो समझ नहीं आता कि कुछ भी आपको दे दिया उस टाइम पे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। सो ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है, आप पढ़ना जरूर। फिर फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट। ओके, अभी तक हमने तीन देखा। फर्स्ट हमने देखा वो सेल्स वाला, कि सेल्स इंक्रीज करना है। दूसरा हमने देखा कि भाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। ओके, और थर्ड हमने देखा कि भाई आपकी जो टीम है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट्स की, लाइक आपकी टीम कैसे रखनी चाहिए, आपके मार्केट्स में जितनी नीड्स है उसके हिसाब से आपको टीम को एक्सपेंड करते रहना है। सो वो हमने देखा। फोर्थ हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट क्या है। सो भाई तीसरा पॉइंट आपका एक्सटर्नल सपोर्ट, फोर्थ पॉइंट सॉरी। ओके, सो फोर्थ पॉइंट आपका कौन सा है, आपका एक्सटर्नल सपोर्ट है। सो ये क्या चीज बोल रहा है कि भाई ये बोलता है कि भाई बिजनेस के अर्ली स्टेज में आपको यूजुअली टीम छोटी होती है और हर मेंबर मल्टीपल हेड्स पहनता है। ओके, सो मतलब कि भाई एक बंदा सेल्स भी करेगा, अकाउंट्स भी और मार्केटिंग भी, लाइक। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है कि भाई लॉन्ग रन में ये अप्रोच गलत हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को एक जर्नलिस्ट बनाना मतलब एरर्स और लाइक बर्नआउट का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो इसलिए बिजनेस को स्केल करते वक्त आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट को लाना चाहिए, जैसे कि आपको फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हो गया, टैक्स कंसल्टेंट हो गया, या तो फिर आईटी स्पेशलिस्ट हो गया। सो वैसे भी आपको हायर करने पड़ेंगे। ओके, सपोज करो, एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप एक स्टार्टअप अपना टैक्स फाइलिंग खुद करते हो। ओके, आपका जो स्टार्टअप है उसका टैक्स फाइलिंग है वो खुद करते हो, और गलती की वजह से भी आपको पेनल्टी भी लग सकती है। बट लेकिन अगर वही चीज आप एक प्रोफेशनल सीए को हायर करके या तो फिर सीएमए को हायर करके आप वो चीज करवा सको, तो फिर आपका जो एफिशिएंसी और कंप्लायंस वो दोनों इंप्रूव हो जाएगा। सो एक्सटर्नल सपोर्ट वो कॉस्टली लग सकता है, बट लेकिन मेन चीज क्या है कि भाई लॉन्ग टर्म में वो फायदा भी आपको दे सकता है, क्योंकि आपका एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाती है। क्लियर। सो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है। फिर आगे बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, मेकिंग अ प्रैक्टिकल प्लान। मेकिंग क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल प्लान करना है। ओके, सो इसमें क्या बात होता है कि भाई मेकिंग अ प्रैक्टिकल प्लान में, सॉरी, मेकिंग अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो इसको हम आगे देखते हैं कि भाई इनसे में सपोज करो, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो मेकिंग ऑफ प्रैक्टिकल प्लान में क्या होता है कि भाई सपोज करो कि भाई इसका मतलब है कि भाई अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो भाई आपके जो गोल्स हैं उसको रियलिस्टिक भी आपके होने चाहिए और चैलेंजिंग भी। ओके, अगर गोल्स आपके बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होंगे तो आपके टीम मेंबर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे, और अगर गोल्स आपके बहुत ईजी होंगे तो ग्रोथ भी आपकी स्लो हो जाएगी। सो आपको दोनों को चीज को मेंटेन आपको करके चलना पड़ेगा। सो आपके मेन चीज है कि आपके गोल्स एंड आपका जो दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि आपका गोल्स। ओके, हाँ, मेन एक ही है चीज ना, तो आपका गोल्स जो है वो कैसा होना चाहिए कि आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, जिससे आपकी टीम जो मेंबर्स है वो भी डिमोटिवेट ना हो। ओके, और इतना भी लाइक कैसा बोलूं कि इतना गोल भी इजी मत बना देना कि जिससे आपका जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाए। ओके, सो उसको मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। सो एक रियलिस्टिक आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ओके, वो सेम चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है अपने स्टडी जो कर रहे हो अभी फाइनल के लिए, तो उसमें भी आपको सेम मेन चीज करनी है कि रियलिस्टिक आपको गोल बनाना है, अनरियलिस्टिक गोल मत बना के बैठ जाना। ओके, अपने शेड्यूल में भी। अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, सो वो एग्जाम्पल बात कर रहा है कि भाई इसमें बताता है कि भाई आप मान लीजिए कि भाई आप एक कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो, और आप डिसाइड करते हो कि भाई एक अगले
हो कि भाई अगले 1 साल में आपको सेल्स को 50% इंक्रीज़ करना है और ये चैलेंजिंग और रियलिस्टिक टारगेट तो हो सकता है, बट अब आप इसको मंथली और क्वार्टरली माइलस्टोन में तोड़ दो। जैसे कि भाई लाइक हर महीने आपको 4-5% का ग्रोथ करना पड़ेगा। सो इससे आपकी जो टीम को भी एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी और वो मोटिवेट भी रहेगी। ओके, अगर आप आपने बस बोल दिया कि भाई हमें 200% की ग्रोथ करना है 1 साल में, ओके, तो टीम को भी लगेगा कि यार पॉसिबल ही नहीं है और वो एफर्ट भी नहीं करेंगे। ओके, सो आपको मेन चीज़ क्या करना है, जो आपने गोल बनाया उसको भी टुकड़ों में बाँट देना कि 1 वीक में कैसे होगा, 1 महीने में कैसे होगा। सो ये स्ट्रैटेजी मैंने देखी थी आपको इलोन मस्क में। ओके, इलोन मस्क ने बहुत सारी जगह पे अपनी लाइक इंटरव्यू में बोला भी है। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, इलोन मस्क ने भी बहुत सारी जगह अपने बताई है कि उसको जो भी कोई लाइक कुछ चीज़ करनी है, ओके? तो सपोज़ करो उनको कुछ चीज़ करनी है तो वो 5 साल में उस लगता है। सो वो पहले उसको प्लान को तोड़ देता है कि भई वो चीज़ 1 महीने में कैसे होगी, सॉरी 1 साल में कैसे होगी। फिर उसको भी तोड़ देते हैं कि भई इस चीज़ को मैं बनाऊँ, तो मुझे 1 महीने में क्या चीज़ करना पड़ेगा। 1 महीने को भी तोड़ के वो देखते हैं कि भई मुझे अब 1 वीक में क्या करना है और फिर आज क्या करना है। सो वैसे सारी चीज़ को वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो जैसे वो चीज़ ईज़ी लगने लगती है। ओके? फिर 6th पॉइंट आप देखते हैं, आपका डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्किल। सो भाई आपका जो 6th पॉइंट है डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्किल। सो भाई यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैनेजर्स की जो रोल है यहाँ पे आपको बहुत क्रुशियल होती है। ओके, मैनेजर का रोल कितना क्रुशियल होता है। सो मैनेजर को अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना, उनको अकाउंटेबल रखना, उनकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करते रहना, वो सारी चीज काम करना पड़ता है। अगर मैनेजर्स के पास प्रॉपर स्किल ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप होने का मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि वही सारी चीज सबको जो उनके टीम मेंबर्स है उनको लीड करते हैं। ओके, सो इसलिए मैनेजर्स को आपको क्रिटिकल स्किल की भी जरूरत होती है। ओके, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग। सो मैनेजमेंट के पास कैसी स्किल होनी चाहिए, तो क्रिटिकल थिंकिंग। सो इसकी भी सेम बुक है, सेम बुक, ब्रायन ट्रेसी की सेम बुक है, तो वो भी पढ़ सकते हो। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप। सो टाइम मैनेजमेंट की बुक आती है, उसका ऑथर का नाम नहीं पता, बट टाइम मैनेजमेंट की एक अच्छी बुक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ओके, सो ये मैनेजमेंट को स्किल अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। सेवेंथ है फोकस कंपनीज ऑफरिंग। फोकस करना पड़ेगा कंपनीज ऑफरिंग। सो इसमें क्या चीज बोला जाएगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो हाँ, उसमें मुझे बताना था। अभी सपोज़ करो मैनेजमेंट स्किल है, अभी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? तो भई क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि भई प्रॉब्लम को एनालिसिस करना और लॉजिकल आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गया। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है कि भई आपका लॉन्ग टर्म विज़न सेट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट यानी हर प्रोजेक्ट पे टाइम कितना कंप्लीट होना चाहिए, डेडलाइन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर चेंज मैनेजमेंट क्या होता है कि भई मार्केट के चेंजेस के आपको हिसाब से आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। सो वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, मार्केट में क्या चीज़ चल रहा है, क्या चीज़ नहीं चल रहा है। ओके, फिर आपको लीडरशिप पे फोकस करना पड़ेगा। सो लीडरशिप यानी कि भी टीम को इंस्पायर करना और हमको गाइड करना, सो वो लीडरशिप होता है। ओके, अभी हम पढ़ते हैं फोकस द कंपनीज ऑफरिंग। सो उसमें क्या होता है, और 48 मिनट्स तो यहाँ पे हो गए, ये बहुत लंबा जाएगा शायद, देखते हैं। सो फोकस द कंपनीज ऑफरिंग। सो अब आता है भाई आपका जो शायद लास्ट पॉइंट है, यस लास्ट पॉइंट है, सेवन स्ट्रेटजी हम देख रहे थे। ओके, सो ये आपका लास्ट जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि भाई फोकस द कंपनीज ऑफरिंग, यानी भाई जब कंपनी सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागती है और फोकस लॉस कर देती है, सो तो वो गलत कस्टमर्स के साथ एंगेज करने लग जाती है। सो मतलब उन प्रोडक्ट्स या तो फिर सर्विस को सेल करना स्टार्ट कर देती है कि भाई जो उनके लिए बेस्ट फिट नहीं है। इससे शॉर्ट टर्म में भी आपका रेवेन्यू तो आता है, बट लॉन्ग टर्म में आपका जो बिजनेस सस्टेनेबल जो है वो नहीं बन पाएगा। सो स्केलिंग करने के लिए एक कंपनी को अपना फोकस क्लियर रखना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट, सर्विस और टारगेट मार्केट को आपको समझना भी चाहिए। सो मेन चीज़ यहाँ पे आता है कि भाई कैसे फोकस करें अपनी ऑफरिंग पर। ओके, तो फ्यू वेज टू फोकस ऑन योर कंपनीज ऑफरिंग। सो पहली चीज़ आपको क्या देखना चाहिए कि भाई अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, अपनी स्ट्रेंथ या तो वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। फिर क्या बोल रहा है कि क्रेव आउट एट निश ऑफ फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन कस्टमर साइज एंड इंडस्ट्री, यानी क्या बोल रहा है कि भाई अपने प्रोडक्ट्स के लिए निश मार्केट क्रेव आउट करो। लाइक सपोज करो कि भाई जोमेटो स्टार्टेड विद द रेस्टोरेंट लिस्टिंग ओनली। ओके, तो उसने अपना निश पहले से क्लियरली डिफाइन कर लिया है कि उसको रेस्टोरेंट लिस्टिंग ही उन्होंने करवाया है। ओके, फिर बात करते हैं कि कैलकुलेटेड योर टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी क्या बोल रहे हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट कैलकुलेट करो, लाइक कितने कस्टमर्स एक्चुअली आपके प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, तो वो आप आइडेंटिफाई करो। एसेस द कंपटीशन, यानी कंपटीशन एसेस करो, लाइक मार्केट में और कौन है और उनसे भी आप बेहतर कैसे बन सकते हो, सो उसको एनालिसिस करो। फिर आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर चैलेंजेस, यानी भाई मेन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई टारगेट कस्टमर के चैलेंजेस को समझो। लाइक अगर आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, ओके, तो आपका भी बिजनेस नेचुरली ग्रो हो जाएगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स है। हाँ, फिर है 2 पॉइंट्स और। लर्न फ्रॉम द करंट कस्टमर्स बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। ओके, कि आप जो करंट कस्टमर्स है उसका बिहेवियर और प्रेफरेंस समझो कि उनको क्या चीज चाहिए, नया नीड समझो। ओके, और डेवलप द सॉल्यूशन एंड मैसेजिंग द एड्रेस कस्टमर्स पेन पॉइंट्स। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है कि जिससे आप क्या कर सकते हो कि आपके जो फोकस कर सकते हो अपनी जो ऑफरिंग पर है उस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट है आपका
5.5.5 इश्यू रिलेटिंग टू स्टेबलाइज एंड स्केल अप। ओके, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये खत्म होने के बाद ये आपका चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, चलो चलो चलो, तो जल्दी से खत्म कर देते हैं इसको भी। सो इश्यू रिलेटिंग टू स्टेबलाइज एंड स्केल अप, ओके, उसके बारे में हम देखने वाले। सो इसमें 6 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिए गए हैं कि जो एक स्टार्टअप्स को स्केल और स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी होते हैं। ओके, सो इसी रिलेटेड टू स्टेबलाइज एंड स्केल अप आर द फॉलोज। तो ये कौन से 6 स्टेप्स हैं? तो ये स्टेप्स है आपका पहला, विजन क्लियरिटी, राइट पीपल इन राइट सेट्स, डेटा टू प्रिडिक्ट द प्रॉफिटेबल पैटर्न, ओवरकम द इश्यू, परफेक्ट योर प्रोसेस एंड मैक्सिमाइज मोमेंटम। ओके, सो एक एक को मैं बोलता जा रहा हूँ। ओके, आप लोग समझते जाना, क्योंकि इसके अंदर भी पॉइंट मैं नहीं पढ़ने वाला। ओके, वरना मैं पढ़ दूंगा। चलो, ऐसा होगा तो मैं पढ़ते ही देता हूँ। ओके, सो get the everyone in startup you're 100% on the same page with where you are going and the how you plan to get there। यानी क्या बोल रहा है कि भाई, इसका मतलब है कि और आगे भी पढ़ ही लेते हैं, क्रिएट द chaos cohesion and the team buy in for the building the future of your practice। यानी क्या बोल रहा है कि भाई, इसका मतलब है कि भाई हर एक टीम मेंबर को क्लियर होना चाहिए कि भाई कंपनी का फ्यूचर क्या है और हम उस तक कैसे पहुंचने वाले हैं। अगर विजन ही आपका क्लियर नहीं है तो फिर टीम कंफ्यूज हो जाती है और एफर्ट्स भी अलग अलग डायरेक्शन में चलते जाएंगे। अभी सपोज करो कि सोचिए कि भाई एक एडटेक कंपनी है। ओके, एडटेक स्टार्टअप रन कर रहे हो, और अगर आपके कुछ एम्प्लॉय सोचते हैं कि भाई कि फोकस सिर्फ आपको सीए स्टूडेंट्स पर ही है। ओके, या तो फिर और कुछ सोचते हैं कि भाई फोकस स्कूल स्टूडेंट्स पर है। ओके, तो एफर्ट्स भी आपका बेकार हो जाएंगे। बट लेकिन अगर विजन ही आपका क्लियर है कि भाई हम सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स के लिए ही बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बनाएंगे, तो आपके सबके एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। ओके, सो मेन चीज आपको है कि भाई आपका विजन आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग है, फर्स्ट देख लिया, सेकंड द राइट पीपल इन द राइट सेट, जो पहले भी हमने स्ट्रेटजी में भी देख लिया है, ये दूसरी बार हम देखने वाले हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि द प्रैक्टिस ओनली इज द गुड एज पीपल हु वर्क विद इन इट एंड लर्न द टूल्स एंड द डिसिप्लिन टू डेवलप द ग्रेट टीम मेंबर्स हु आर द हंग्री टू हेल्प यू सक्सीड। यानी क्या बोल रहा है कि भाई, यानी कि बिजनेस की तभी सक्सेसफुल हो पाएगा कि जब राइट पीपल राइट रोल में हो। हर एम्प्लॉय को वही रोल मिलना चाहिए कि जिसमें वो अपनी बेस्ट स्किल यूज कर सके। ओके, सपोज करो कि भाई अगर एक क्रिएटिव डिजाइनर को अकाउंट्स हैंडल करने दे दिया, या तो फिर एक अकाउंटेंट को मार्केटिंग में डाल दिया, तो दोनों ही अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि लेकिन अगर राइट टैलेंट को राइट सीट पर हम बैठा दे जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी मैक्सिमम हम निकालवा सकते हैं। ओके, सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, डेटा टू प्रिडिक्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न्स। यानी क्या बोल रहा है, learn to run your business on facts, figure and objective information rather than the flooding and feeling flooding of the feeling that they often drive your decision making and your stress level। यानी क्या बोल रहा है कि भाई, यहाँ पॉइंट है कि भाई बिजनेस को फैक्ट्स एंड डेटा पर चलाना चाहिए, ना कि सिर्फ इमोशन और अजम्पशन पर। ओके, सपोज करो, मान लीजिए कि आप एक कैफे रन करते हो और आपको लगता है कि भाई पिज्जा सबसे ज्यादा बिकता है। सो बस अपने गट फीलिंग से अपने, लेकिन अगर आप सेल्स देखो, डेटा को देखो, तो भी आपको ये लग सकता है कि भाई एक्चुअली बर्गर्स और कॉफी ज्यादा बिक रही है। बट अगर डेटा ड्रिवन डिसीजन लिया जाए तो भी प्रॉफिट्स और ग्रोथ दोनों स्टेबल रहते हैं। ओके, सो आपको इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेने। ओके, सो इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको फैक्ट्स एंड डेटा से बेसिस पे आपको क्या डिसीजन भी लेना चाहिए, बिजनेस चलाना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है, ओवरकम द इश्यूज। So uncover every broken system, bottleneck, and the shit starter in your business, and develop a repeatable pattern for the solving problem and root. No more the holding your practice together with the band aids and taking tap and twin। Okay, so मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, यानी इसमें शॉर्ट में बात करूं तो भाई, हर प्रॉब्लम का असली रूट, असली जो रूट कोज होता है वो ढूंढो और उसको फिक्स कर दो। लाइक सिर्फ सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको पैच लगाने से बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। ओके, लाइक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि सपोज करो कि भाई अगर एक कंपनी की डिलीवरी सिस्टम वीक है और कस्टमर्स लेट डिलीवरी से परेशान है, तो सिर्फ टेम्परवरी ऑफर देने से आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। आपको रूट कोज देखना पड़ेगा, जैसे कि लॉजिस्टिक पार्टनर को आपको सॉल्व करना होगा। ओके, उसको चेंज करना होगा। ओके, आपको डिलीवरी में मेन चीज आपकी डिलीवरी को आपको फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको रूट को उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करना पड़ेगा। फिर परफेक्ट योर प्रोसेस। परफेक्ट योर प्रोसेस क्या होता है? सो भाई, get the everything done in your business the right way every single time। No more confusion, no more quick questions emails a million times। गेन द कंसिस्टेंसी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ योर विजन। यानी क्या बोल रहा है कि भाई बिजनेस का हर काम को एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आपको करना चाहिए, हर बार एक ही तरीके से, बिना कंफ्यूजन के। अगर प्रोसेस स्ट्रांग है तो आपको स्केलेबिलिटी इजी हो जाएगी। सपोज करो, मान लीजिए कि भाई एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अगर हर प्रोजेक्ट अलग अलग स्टाइल से किया जाता है, तो भाई आपका जो केओस जो होता है, ओके, वो तो केओस होता है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, क्लाइंट ब्रीफिंग, उसके बाद आपका स्ट्रेटजी अप्रूवल, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद पब्लिशिंग, उसके बाद रिपोर्टिंग, तो हर बार आपका जो सेम क्वालिटी काम होगा और स्केल, आपका जो बिजनेस का स्केल करना है वो भी आपका इजी हो जाएगा। सो मेन चीज, आपको प्रोसेस जो है जितना स्मूथ वे में चलेगा, जितना लाइक रिपीटेबली प्रोसेस रहेगा, तो उतना ही आप अपनी स्केलेबिलिटी को और कंसिस्टेंसी को मेंटेन भी कर पाओगे। ओके,
फिर आता है कि मैक्सिमाइजेशन मोमेंटम। मैक्सिमाइज मोमेंटम में क्या होता है, ब्रिंग योर विजन टू द ग्राउंड, ओके, विद द राइट लीडरशिप टीम, राइट मीटिंग, राइट प्रायोरिटीज, एंड बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स टू स्केल अप योर स्टार्टअप इन द मॉडर्न डेज। यानी क्या बोल रहा है कि भाई, यानी एक ही बार डायरेक्शन क्लियर हो जाए, टीम सही हो, प्रोसेस परफेक्ट हो, तो अब मोमेंटम बनाए रखना बहुत जरूरी है। ओके, लाइक एक जो स्ट्रेट मोमेंटम रहता है ना, लाइक इसी ग्रोथ पे हमको भी जाना है। सो हर दिन आपको हर मीटिंग, हर एफर्ट्स विजन के अलाइन होना भी आपको पड़ेगा। अभी सपोज करो कि फ्लिपकार्ट अपने अर्ली डेज में हर महीने अपने फाउंडर्स और कोर टीम के साथ विजन मीटिंग रखता था, ओके, जिसमें उन्होंने क्लियरली डिसाइड किया था कि भाई कस्टमर सर्विस बेस्ड होनी चाहिए। यानी उनका जो मोमेंटम उनको लॉन्ग टर्म में अमेजोन से भी आपको कम्पीट करना लायक बना दिया था। ओके, सो ये 6 पॉइंट आपको लिए बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। ओके, स्टेबलाइज एंड स्केल अप करने के लिए अपने बिजनेस को। सो मेन चीज क्या था, क्लियर विजन था, राइट पीपल इन राइट स्टेज, डेटा ड्रिवन डिसीजन, सॉल्व आपको करना है रूट प्रॉब्लम्स, ओके, फिर परफेक्ट प्रोसेस और जो आपका मोमेंटम मेंटेन करना है, लास्ट वो है मैक्सिमाइज मोमेंटम। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे आपका जो 5.5 जो चैप्टर है वो एंड होता है। सो किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी सवाल आप कर सकते हो। ओके, रिगार्डिंग आपके सीए में फाइनल के कुछ भी रिगार्डिंग आप क्वेश्चन करना हो कर सकते हो। तो तब तक के लिए नेक्स्ट अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।